Okay. So very good afternoon, all of you once again. Today we'll start our new subject, and this will be just uh, uh, an introduction of irrigation engineering. जैसा कि मैंने पहले पोस्ट किया था आपको इस इरिगेशन इंजीनियरिंग का BCS के बारे में, एंड so like the same, this irrigation engineering has many importance for particularly civil engineer जो कि इरिगेशन फील्ड में जाएंगे. बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग की पोस्टिंग इरिगेशन डिपार्टमेंट में होती है, इरिगेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में. तो फॉर दोज दिस विल बी अ वेरी वाइटल सब्जेक्ट, और लाइफ लॉन्ग उनको ये इरिगेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के ही सारे काम करने पड़ेंगे. तो अभी तो आपको पता नहीं है कि विच डिपार्टमेंट यू विल गेट इन फ्यूचर. अभी बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इरिगेशन इंजीनियरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग है सिविल इंजीनियरिंग रिस्पेक्ट में, जहाँ पे आपको एक जॉब स्ट्रीम अलग मिल जाती है जो वाटर रिसोर्सेज के अंदर आता है, जल संसाधन के अंदर आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग. नाउ इरिगेशन आपको पता है इरिगेशन क्या है, मैंने पहले ही बता दिया है. इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप पानी को बाहर से अप्लाई करते हैं क्रॉप्स को, ताकि उनकी नरिशमेंट हो और उनकी डेवलपमेंट हो ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड. मतलब कि आप बाहर से पानी प्रोवाइड करते हैं आपकी फसलों को, ताकि फसल जो है आपके नष्ट ना हो, खराब ना हो ड्यूरिंग इट्स एंटायर बेस पीरियड. बेस पीरियड वो टाइम है जब आप क्रॉप को पहली बार पानी देते हैं, और तब से जब आप क्रॉप किसी फसल को लास्ट बार में पानी देंगे. अब वाई इरिगेशन इज नेसेसरी. इरिगेशन जो है हमारे देश में क्यों जरूरी है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. यू कैन सी कि भारत जैसे देश में बारिश जो है, वर्षा ऋतु है, वो किसी खास महीनों में 2-3 महीनों में सिमट के रह चुकी है. तो इरिगेशन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है. वो भी वर्षा की इंटेंसिटी जो है, रेनफॉल, वो हर जगह अलग अलग होता है. तो दिस इज वाई आप अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं देंगे, आप कुछ अलग सा अरेंजमेंट नहीं करेंगे ताकि फसल को अलग से आप पानी दे सके, तो बहुत अधिकांश हिस्सों में जो है फसल उगेगी ही नहीं, या उगेगी तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहेगी. इसीलिए इरिगेशन इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. बहुत सारे कॉमन एग्जांपल थे. ये कैनाल इरिगेशन था, दिस वाज टिपिकल एग्जांपल ऑफ कैनाल इरिगेशन. ये नहर है, और नहर के थ्रू आपके खेतों में पानी पहुंचता है. ये जो दूसरा इरिगेशन है, ये आपका ड्रिप इरिगेशन है, जहाँ पे रूट लेवल पे पानी पहुंचता है. ये तीसरा इरिगेशन, ये फुरो इरिगेशन है, जो कि बीच में अगल बगल पानी के लिए आप फुरो बना देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, बीच में क्यारी रहती है, उस पर आप क्रॉप्स प्लांट करते हैं, जैसे पोटैटो. ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है. तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है ये काफ़ी कॉमन इरिगेशन है. आप बहुत सारे इरिगेशन है, बहुत सारे फील्ड में देखेंगे. आप नॉर्मली खेतों में स्प्रिंकलर इरिगेशन अपने घरों के खेतों में नहीं देख पाएंगे, बट ये इरिगेशन बहुत फेमस है, काफ़ी एडवांस्ड है, जहाँ पे मोटर के पंप के हेल्प से, पंप एंड पाइप के अरेंजमेंट के हेल्प से ये पानी क्या करता है, वो अपने आप को मूव करता है रोटर, और ये चारों तरफ ये पानी जो है फसल के ऊपर डालता है. नाउ अब ऑब्जेक्टिव क्या था इरिगेशन का, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को समझना था. मैंने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको डील किया था. ये एक फसल को कितनी पानी चाहिए, कितने दिन तक पानी चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट प्लस पानी की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. दूसरा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, बहुत अलग अलग तरह के इरिगेशन सिस्टम है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इरिगेशन सिस्टम क्या क्या अलग अलग है. एक है कि मिट्टी के ऊपर से आप ग्राउंड लेवल के ऊपर से इरिगेट करते हैं. दूसरा है कि ग्राउंड लेवल के नीचे से इरिगेट करते हैं. तो अलग अलग तरीके हैं इरिगेशन सिस्टम के. तीसरा है कि आप कुछ इरिगेशन में जो कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन के कंस्ट्रक्शन में जो स्ट्रक्चर यूज होते हैं, जैसे डैम पानी स्टोर करके रखता है एक तरफ, कैनाल, स्पिलवे, कैनाल हेडवर्क, ये सारे स्ट्रक्चर को हम लोग धीरे धीरे इन आवर
फर्दर लेक्चर्स, फर्दर वीडियो लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड। अब सिलेबस आपका इस तरह से ऑर्गेनाइज था। पहला इंट्रोडक्शन था जो आज हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा हाइड्रोलॉजी है। हाइड्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इट इज द साइंस इन विच आप क्या पढ़ाई करते हैं कि पानी किस तरह धरती आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आई एम यस सर, आ रहे हैं। ओके। देन डैम एंड स्पिलवे है। स्पिलवे क्या होता है? मान लीजिए डैम से जो पानी निकलता है, डैम के थ्रू जो पानी निकलता है, तो डायरेक्ट आप अगर पानी इसको डैम के पानी को निकाल देंगे तो क्या होगा कि ये स्कॉरिंग हो जाएगा, मिट्टी निकल जाएगा पूरा। ये ऐसा हो जाएगा कि इतना स्कॉरिंग हो जाएगा कि डैम आपका टिल्ट होकर गिर ना जाए कभी। तो आप और अचानक से आप पानी जो है अगर निकाल देंगे तो पूरा एरिया जो है आपका वो पानी से भीग जाएगा, मतलब वेट हो जाएगा। तो उस चीज को आप हटाने के लिए, उस चीज को करने के लिए आप एक रास्ता बनाते हैं, इसको कहते हैं स्पिलवे। स्पिलवे में क्या करता है, वो पानी का कंट्रोल एग्जिट कराता है डैम के गेट से, गेट की तरह रहता है, ताकि जो है पूरा एरिया में पानी ना फैल जाए और स्कॉरिंग ना हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पिलवे। अब ये जो बांद्रा पर्कुलेशन टैंक्स एंड लिफ्ट इरिगेशन है, ये आप जो है अलग से इरिगेशन टेक्निक्स है दैट वी विल स्टडी। इसके बाद कैनाल हेडवर्क है। कैनाल हेडवर्क वो हेडवर्क होता है जहाँ पे एक नदी के, एक कोई नदी होती है और नदी के पानी को डाइवर्ट करते हैं किसी कैनाल में, ताकि कैनाल में, नहर में आपका पानी जा सके और फिर उस पानी से सिंचाई और भी काम हो सके। तो यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको कहा जाता है कैनाल हेडवर्क। लास्ट में हम लोग को कैनाल को पढ़ना है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर basic organization of the syllabus. Now, today we will start our irrigation first unit. Achha, is it visible? The screen is visible to all of you. Kindly respond, anyone. Irrigation. नो सर। नो सर। नो सर। नोट कॉपी आपको दिख रहा है? नो सर। नो। नो सर। Is it visible now? यस सर, विजुअल। यस सर। Copy is visible to all of you? Yes. यस सर। यस। Okay. यस सर। Yes. Okay. This is the last time, ये मैंने जो पढ़ाया था क्लास में उसका कॉपी है आपका। नाउ यू सी, आपको कुछ कुछ चीजें जैसे बता दिया मैंने इंट्रोडक्शन में ही, पार्ट में कि इट वाज एक्चुअली मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप फुल नरिशमेंट एंड ग्रोथ। यू नो इट्स। अब ये क्या इंक्लूड करता है इरिगेशन में, कौन कौन से चीज हैं जो इंक्लूडेड है? द फर्स्ट वन यू कैन सी, इफ इट विल बी विजिबल, ड्रेनिंग एंड टैपिंग ऑफ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। मतलब टैप करना, वाटर सप्लाई का जो सोर्स है उसको ड्रेन करना, मतलब उसको टैप करना, पानी वहां से लेना। जैसे डैम में आप पानी स्टोर कर रहे हैं, किसी बैराज में पानी स्टोर कर रहे हैं, कहीं नदी से पानी ले रहे हैं, ठीक है, या किसी टैंक से आप पानी ले रहे हैं, तो वहां पानी को स्टोर कर रहे हैं और टैप कर रहे हैं। दूसरा वही है स्टोरिंग ऑफ वाटर, पानी को स्टोर कर दिया, मतलब
कहीं से निकाला, वहां पे कहीं पे आपने स्टोर किया। तीसरा है कन्वेइंग वाटर इफेक्टिवली टू द फील्ड, मतलब पानी को आप स्टोर जहां से किया वहां से फील्ड मतलब आपका जो खेत है वहां तक आपने पहुंचा दिया। और चौथा था यूजिंग सप्लाई ऑफ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब आप जो पानी की जो सप्लाई है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पानी को, उनको इकोनॉमिकली आप किए, ताकि जो है ऐसा ना हो कि आपका जो नहर बनाने का परियोजना था उसमें बहुत हैवी आपने खर्च कर दिया और अनइकोनॉमिकल हो गया, और उससे जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी आ रही है वो बहुत कम आ रही है वनस्पत जितना आपने खर्च कर दिया। दूसरा ये कि आपने जो पानी का वाटर सप्लाई जो चैनल बनाया था, जो कैनाल सिस्टम था या कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी था, उसमें बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है। तो आपकी जितनी फसल में पानी पहुंचनी थी उतनी पहुंच नहीं पाई, तो उसको इफेक्टिवली आपको काम करना है। अब नीड ऑफ इरिगेशन, अभी हम डिस्कस्ड रेनफॉल इंटेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे बारिश बहुत कम होती है। इसके मद्देनजर आप जो है इरिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, रेनफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू पार्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर। वी हैव डिस्कस्ड कि साल के 2-3 महीनों में रेनफॉल बंधा है। तीसरा है कि सारे क्रॉप का every crop require a certain quantity of water after a certain fixed interval of time till the crop mature। कहने का मतलब सारे क्रॉप को एक कोई फिक्स पानी चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, तब तक वो मैच्योर ना हो जाए। यूजुअली जो आपकी बारिश है, वर्षा है, वो ये कैन नॉट सप्लाई दिस वाटर एट फिक्स इंटरवल। बारिश आपकी नेचुरल आज भी हो सकती है, 10 दिन नहीं हुई, 10 दिन हुई हो सकती है, 11वें दिन नहीं हुई। जब आपको जरूरत था पानी तो बारिश का उसमें हुआ नहीं, जब नहीं जरूरत था तो बारिश हुआ। तो इस अनसर्टेनिटी को पूरा करने के लिए आपको जरूरी है कि यू हैव टू प्रोवाइड, आप बाहर से पानी प्रोवाइड करें। नाउ यू सी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। अलग अलग किस तरह के सोर्स हैं इरिगेशन का, तो अलग अलग क्या क्या सोर्स हैं। आई एम ऑडिबल राइट नाउ? यस सर, आप स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं ओके सर, ओके स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके आवाज आ आवाज आ रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी। ठीक ठीक ठीक। अभी दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर, दिख रहा। बाहर हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। देन यू सी अलग अलग सोर्सेस 100% अगर टोटल आपके इरिगेशन सर नीड ऑफ इरिगेशन मिस हो गया था। नीड ऑफ इरिगेशन मिस हो गया आपका? सर आपका Okay. आवाज ही नहीं आने लगा था। थर्ड Okay. पॉइंट सर मिस हो गया था दूसरा था सर। ओके ओके। नाउ यू सी कि सारे क्रॉप का अलग अलग रिक्वायरमेंट है पानी का, ठीक है, और वो पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो किसी फिक्स इंटरवल में उसको मिलना चाहिए। लेकिन जो बारिश है वो आपका इस तरह का शेड्यूल्ड वाटरिंग नहीं दे सकता क्रॉप्स को, तो ये वो अनसर्टेन है। हो सकता है 2 दिन बारिश हो, उसके बाद बारिश बंद हो जाए, फिर 5 दिन बारिश हो, बारिश बंद हो जाए। तो उस अनसर्टेनिटी को पूरा करने के लिए, उस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल पानी को प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द थर्ड थिंग
This is the third. This was the third reason, most important reason why irrigation is necessary. Now you see, there are different sources of irrigation sources in India, और उस irrigation system में किस तरह से distribution है. You can see the canal irrigation shares around 26%, 26% है total 100% में canal irrigation का part. दूसरा है ट्यूबवेल irrigation जिसकी शेयर है 39%. तीसरा है ओपन वेल इरिगेशन जिसकी शेयर है 20%. चौथा है टैंक इरिगेशन जिसकी शेयर है 3%. और अदर सोर्सेस 12% है, जैसे जिसमें आप ड्रिप इरिगेशन डाल लीजिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन डाल लीजिए. तो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको इरिगेशन में यूज होता है. तो प्रीडोमिनेंटली आप देख सकते हैं कि हम लोग इतने अभी भी पीछे हैं कि अभी भी हम लोग का ट्यूबवेल पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंस है कि हम लोग के नियर अबाउट 40% वी आर डिपेंडेंट ऑन ट्यूबवेल एंड नियर अबाउट 20% ऑन ओपन वेल. मतलब जो आपका कुआं है उस पर 20%. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इन दोनों को जोड़ दे तो 60% जो है हम लोग कन्वेंशनल मेथड का इरिगेशन यूज करते हैं. एंड सो अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, खासकर भारत जैसे देश में जहां आप इरिगेशन मेथड्स, इरिगेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकें. Hello.
getting my voice and your Yes, sir. okay. Yes, sir. Thank Yes, you sir. for bearing this problem. I too am facing the same. Okay, now see, what are the different advantages of irrigation? अलग अलग irrigation के क्या क्या advantages हैं? तो बेसिकली आपको बताया कि किसी क्रॉप में, किसी फसल में ना तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ना बहुत कम पानी की जरूरत होती है। एक ऑप्टिमम पानी का रिक्वायरमेंट होता है और वो इंश्योर कर सकता है आपका इरिगेशन। दूसरा है पॉइंट है कि इट हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अगर आप किसी जगह पे इरिगेशन फैसिलिटी दे देते हैं तो अगर मान लीजिए कहीं पे प्रोडक्टिविटी 200 किलो या 200 टन का अनाज हो रहा है, तो कहीं पे अगर इरिगेशन फैसिलिटी अगर है तो वहां पे 200 टन की जगह 500 टन, 400 टन उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तीसरा है मिक्स क्रॉपिंग कैन बी अवॉइडेड। मिक्स क्रॉपिंग मतलब वो चीज होता है जैसे यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि कभी फसल में आप बारिश नहीं होने के कारण क्या करते थे, लोग अलग अलग क्रॉप को एक साथ बो देते थे, ताकि अगर कोई एक क्रॉप ज्यादा पानी ले रहा है और दूसरा क्रॉप का कम पानी लेने का क्षमता है, एक साथ अगर आप डाल देते थे तो पानी कम होने पर भी कोई एक क्रॉप बच जाता था। जो जिस क्रॉप की पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो खराब हो जाता था। तो इरिगेशन करने से क्या होता है, ये अलग अलग तरह के क्रॉप को मिक्स करके डालने का जरूरत नहीं है खेत में, आप किसी एक क्रॉप को एक साथ डाल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मिक्स क्रॉपिंग कैन बी अवॉइडेड। ये मिक्स क्रॉप को अवॉइड किया जा सकता है। चौथा है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कैन आल्सो बी डन इन द ड्राई एरियाज। मतलब जिस एरिया में आपका बारिश का पानी कम है, वहां पे भी आप किसी अलग अलग मेथड से आप क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं अलग अलग योजनाओं के थ्रू। तो ये इरिगेशन से ही मिल सकता है। पांचवा है कैनाल इरिगेशन कैन आल्सो बी यूज फॉर फिश ब्रीडिंग नेविगेशन। मतलब आप मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। नेविगेशन मतलब आपका कैनाल बहुत बड़ा है तो नौका यात्रण भी आप वहां पे नेविगेशन में भी कर सकते हैं, जो नाव चलती है और टूरिज्म से उससे जो पैसा आता है। बड़ी बड़ी नहरों में ऐसी भी व्यवस्थाएं होती है। छठा है सिक्स पॉइंट इज कैनाल इरिगेशन कैन आल्सो बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। बहुत जगह क्या होता है, बहुत बड़ी नदी से या डैम से पानी जो नहर में जाता है, वो उस नहर के पानी को आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, मतलब आप उसको प्यूरिफाई कर देंगे, उसके बाद ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, अपार्ट फ्रॉम आप सिंचाई को छोड़कर भी। नाउ यू सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले कि कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी स्टार्ट करने से पहले इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ऐसा है कि आपको बहुत कम, छोटे एरिया में बहुत बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो आपकी इकोनॉमी पे भारी पड़ेगा, तो आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इट मेक्स डैम्प एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट विच कैन बी सोर्स ऑफ मैनी डिजीजेस सच एज मलेरिया, डेंगू। स्पेलिंग थोड़ा डिजीजेस का गलत है, आप अपने नोट्स में इसको सही कर लीजिएगा। सच एज मलेरिया का भी स्पेलिंग गलत है, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा। एक्चुअली क्या होता है कि अगर नहर कहीं पे नहर की व्यवस्था आप कहीं करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी करते हैं, या खेतों में पानी आता है कहीं भी छोटे चैनल से, तो पानी रहने के कारण क्या होता है, थोड़ा डैम्प और मॉइस्ट कंडीशन चारों तरफ हो जाता है उसके इर्द गिर्द, और वहां पे सबमर्जेंस के कारण, पानी के कारण हो सकता है कि कभी कभी जो वाटर ब्रीडिंग जो कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे मॉस्किटोज हैं, डेंगू के जो मच्छर हैं, वो पनप जाते हैं और हो सकता है कुछ बीमारी भी करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इन रेनी सीजन देयर कैन बी फियर ऑफ फ्लडिंग ड्यू टू ब्रीचिंग ऑफ कैनाल। ब्रीचिंग क्या होता है कि जैसे एक कैनाल है और कैनाल कहीं टूट गया तो क्या हुआ, बारिश में क्या होता है, बारिश में पानी का फोर्स इतना होता है कि कैनाल के जो साइड वाले पार्ट को, बांध के जो एक सिरे को टूट जाता है।
फोर्स के कारण। तो इस प्रोसेस को कहते हैं टोटल ब्रीचिंग, कैनाल ब्रीचिंग। कैनाल ब्रीचिंग की वजह से क्या हो सकता है, आपके खेतों में या आपके घरों में बारिश का पानी घुस जाए, तो ये कैनाल ब्रीचिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेनली ये प्रॉब्लम उस रीजन्स में है जहाँ पे पानी में बहुत ज़्यादा करंट है, जैसे कि कोसी बेल्ट में आप देखते हैं, जहाँ पे कनाल टूट जाती है और कनाल टूटने के बाद जो है बारिश का पानी आपके घरों में, आपके खेतों में घुस जाता है और उसको इनफर्टाइल बना देता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। ये इरिगेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन आप बोलिए तो क्या इस डिसएडवांटेजेस के कारण इरिगेशन आप नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। हमें पता है कि एवरी पॉजिटिव एस्पेक्ट है सम नेगेटिव एस्पेक्ट, तो हमारा बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ कुछ ना कुछ एक दो नेगेटिव एस्पेक्ट निकलता है। तो अगर इन तीनों को आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं तो इसकी डिसएडवांटेजेस बहुत छोटी चीज है। दीज थिंग्स आर मैनेजेबल। नाउ you can see this is wrong. You can note down here, in irrigation we take area in hectare and 1 hectare is equal to 10 to power 4 meter square, not 1.4. You cut it down. Okay, your senior has written this. I don't know where she has written. So 1 hectare will be equal to is equal to 10 to power 4 meter square. 1.4 is an obsolete term. You have to remove it. अब आप देखिए यील्ड मतलब कि प्रोडक्टिविटी, मान लीजिए कि किलो में कितने किलो में या कितने टन में अनाज हो रहा है पानी सप्लाई। किसी क्रॉप को देखा गया कि जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं उसका जो यील्ड है वो बढ़ते गया, और एक ऐसे टाइम के बाद उसकी जो यील्ड है वो घटने लगी। उस यील्ड को आप लोग कहते हैं ऑप्टिमम वाटर। जैसे कि आप सॉइल मैकेनिक्स में देखे थे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसी को यहाँ पे आप कहते हैं ऑप्टिमम वाटर। ये ऑप्टिमम वाटर आपको फसल को देना है, ना इससे ज्यादा देना है ना इससे कम देना है। इतने के आसपास देंगे तो इसमें आपकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, तो अगर 200 टन मैक्सिमम उग रहा था उस खेत से, तो 200 टन आपका यहाँ पे उगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक। नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के टाइप्स क्या क्या हैं। मेनली अलग अलग भागों पे इरिगेशन के टाइप्स को अलग अलग किया गया है। पहला इरिगेशन का ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप उसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाए। जैसे इंजीनियरिंग सेक्शन उसको एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। और दूसरा है कि दूसरा प्रोसेस है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, अब पानी किस तरह से फसल को दे रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है मेजर प्रोजेक्ट, दूसरा है मीडियम प्रोजेक्ट और तीसरा है माइनर प्रोजेक्ट। मतलब आप समझ ही रहे हैं मेजर मीडियम और माइनर करने का मतलब कि अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा, एरिया बहुत ज्यादा है, तो मेजर प्रोजेक्ट में आएगा। मीडियम में उससे कम और माइनर में और कम। उसी तरह से आप फसल को जिस तरह से पानी प्रोवाइड करते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। सब सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन एंड अनदर टाइप इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन को हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ही देखा था, ये किस तरह के इरिगेशन टेक्निक्स हैं। वी विल अंडरस्टैंड दिस अगेन। नाउ moving forward, you see कि on the basis of administrative faculty, आपकी मेजर प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जहां कल्चरल कमांड एरिया जो है 10,000 हेक्टेयर से बड़ा होता है। 1 हेक्टेयर कितना था, कितने एरिया के बराबर था? 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर के बराबर था। यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ यू सी कल्चरल कमांड एरिया वो एरिया होता है जहां पे आप जो है इरिगेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अगर मेजर प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां पे आपका कल्चरल कमांड एरिया जो है वो 10,000 हेक्टेयर से के आसपास का होता है मेजर प्रोजेक्ट का।
यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा एरिया होता है ये मेजर प्रोजेक्ट। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा एरिया में आपको परियोजना सिंचाई की परियोजना देनी है, तो वहाँ पे खर्च भी, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, डैम बराज आप बनाए हो या बहुत सारे कैनाल्स का नेटवर्क हो। तो इस तरह से मेजर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इसी तरह से मीडियम प्रोजेक्ट वैसा प्रोजेक्ट होता है जब कल्चरेबल कमांड एरिया 2000 से 10,000 के बीच में आता है। 2000 से 10,000 क्या? हेक्टेयर। ऑलवेज रिमेंबर, क्या आता है? हेक्टेयर। इस हेक्टेयर में आता है। तीसरा है माइनर प्रोजेक्ट। माइनर मतलब छोटे प्रोजेक्ट, छोटा नहर, कोई छोटा सिंचाई परियोजना जहाँ पे कल्चरेबल कमांड एरिया 2000 हेक्टेयर से कम होता है। हम लोग अपने गांव में अगर मैक्सिमम जगह क्या देखते हैं आप, छोटे छोटे नहरों से पानी आता है, तो दोज प्रोजेक्ट विल कम अंडर कल्चरेबल कमांड एरिया अंडर लेस देन 2000। ये माइनर प्रोजेक्ट्स हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि अब कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से है। ये मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव, आप कैसे एडमिनिस्टर करेंगे सिंचाई योजना को, सिंचाई परियोजना को, उस माध्यम के हिसाब से है। अब देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। पानी को, फसल को आप किस तरह से पानी दे रहे हैं। On the basis of providing water to the crop, it can be divided first subsurface irrigation. Now, what is subsurface irrigation? Surface irrigation is that type of irrigation जहाँ जो पानी होता है वो सरफेस के ऊपर फ्लो होता है। सबसरफेस इरिगेशन वो इरिगेशन है जहाँ पानी जो है सरफेस के नीचे से फ्लो हो। ठीक है। When the water is provided through the subsurface below the ground, जैसे कि आपको मैंने बताया था अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, डायरेक्ट आप पानी जो है पाइप के थ्रू आप उसके रूट लेवल को पहुंचाते हैं। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सब सरफेस इरिगेशन। वहां पे डायरेक्ट परफोरेटेड पाइप्स होता है जो कि आप जमीन के थोड़े नीचे बिछा देते हैं और उस परफोरेशन से, उस परफोरेशन करने का मतलब होता है होल्स, उन छिद्र के थ्रू आपके रूट लेवल में पानी आता है। तो दीज आर नोन एज सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है। दूसरा इरिगेशन का टेक्निक है, उसको कहते हैं सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन मतलब जब आप जो है पानी जो है सरफेस पे प्रोवाइड करते हैं, मतलब सरफेस के ऊपर। तो ये मेजर इरिगेशन मेथड्स हैं और सारे जो इतने मेजर इरिगेशन टेक्निक्स हैं वो सरफेस इरिगेशन में ही आते हैं। तो इस इरिगेशन टेक्निक्स को आप कह सकते हैं कि व्हेन द वाटर एप्लीकेशन इज डन अबव द ग्राउंड, जब पानी की जो एप्लीकेशन है, पानी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो ग्राउंड के अबव करते हैं, दिस इज नोन एज सरफेस इरिगेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सरफेस इरिगेशन। अब इस इरिगेशन को करने के अलग अलग तरीके हैं। सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन, किस किस तरह से इरिगेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे इरिगेशन टेक्निक्स हैं। 4 इरिगेशन टेक्निक्स मेन है। पहला है वाइड फ्लडिंग या अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। दूसरा है चेक फ्लडिंग। तीसरा है फुरो इरिगेशन। चौथा है बेसिन इरिगेशन। तो हम लोग एक एक करके सबको देख लेंगे कि ये इरिगेशन टेक्निक्स क्या क्या है। वाइड फ्लडिंग क्या है, चेक फ्लडिंग क्या है, फुरो इरिगेशन क्या है, एंड व्हाट इज बेसिन इरिगेशन। ये बेसिन इरिगेशन टेक्निक क्या है। नाउ यू सी, वाइड फ्लडिंग में क्या करते हैं, किसी एक सप्लाई से, मान लीजिए कोई एक सप्लाई चैनल है, कोई नहर है या कोई डिच है, उससे डायरेक्ट आप पानी निकाल देते हैं और बहने देते हैं और उसके सारे फसल को पानी पहुंच जाता है। यहाँ पे आप कोई कंट्रोल करके नहीं रखते हैं कि इस हिस्से का पानी इस हिस्से में नहीं जाएगा, इस हिस्से का पानी इस हिस्से में नहीं जाएगा। तो मतलब वाइड मतलब अनकंट्रोल्ड है। आप एक सप्लाई से पानी एरिया में डाल दिए और वो पूरा पानी फैल जाएगा और उससे इरिगेशन करेंगे। दिस फ्लडिंग इज नोन एज वाइड फ्लडिंग। या यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं होती है तो उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। दूसरा देख सकते हैं। दूसरा है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग क्या करते हैं, जैसे आप अपने खेतों में देखते होंगे कि सप्लाई तो आता है वही किसी नहर से या छोटे डिच से आपका सप्लाई आता है। कोई नहर होगा, नहर जाके आपके किसी सप्लाई चैनल में आता है, जो सप्लाई चैनल आपके
खेतों में पानी पहुंचाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, खेत जो फील्ड है वो अलग अलग डिवाइडेड होता है नैरो स्ट्रिप से। स्ट्रिप जैसे आपकी खेत की मेड़ होती है, आपने देखी होगी, वो खेतों के मेड़ में अलग अलग खेत रेगुलराइज होता है। आपको जिस खेत में पानी चाहिए वहां पे आप उसको खोल देते हैं ताकि उस खेत का मेड़ को, आप मिट्टी का बना हुआ रहता है, आप खोल दिए तो उस खेत में आपका पानी चल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कंट्रोल पानी दे रहे हैं। आपको जिस खेत में चाहिए, मान लीजिए इस खेत में आपको पानी चाहिए, यहाँ पे फसल बोया है तो यहाँ पे खोल देंगे आप। इस खेत में नहीं चाहिए तो यहाँ बंद रह जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ फ्लडिंग इज नोन एज चेक फ्लडिंग। यहाँ पे आप पानी के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर। अब वाइल्ड फ्लडिंग में क्या था, देख रहे थे, वाइल्ड फ्लडिंग में आप पानी को एक सोर्स से लाते थे और उसको छोड़ देते थे, यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग नहीं थी। चेक फ्लडिंग में क्या कर रहे थे आप, लेवीज, जिसको लेवीज कहते हैं इंग्लिश में, जो कि आपके खेतों के मेड़ बने रहते हैं, दीज आर नोन एज लेवीज। आप यहाँ पे उस चेक बना दिए, लेवी बना दिए, ताकि इस खेत का पानी बगल वाले खेत में नहीं चला जाए, उसका पानी और बगल वाले खेत में नहीं चला जाए। ठीक है। तीसरा इरिगेशन जो है वो है फुर्रो इरिगेशन। फुर्रो इरिगेशन के लिए आपको, या फरो इरिगेशन जो भी कहें, इस इरिगेशन को हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि आप टोटल एरिया को वेट नहीं करते। आप क्या करते हैं, डिच खोद देते हैं और बीच वाले एरिया को आप फसल लगा देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आप टोटल एरिया को वेट नहीं करके बहुत कम एरिया को वेट करते हैं, और यहाँ से पानी जाएगा, और इन पानी से फिर आपका क्या होगा, फसल जो है वो बढ़ेगा। जैसे कि आलू की खेती होती है, उसको कहते हैं फरो इरिगेशन। नाउ बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन क्या होता है, बेसिकली कोई जैसे कि फल का कोई आपको कहीं पे उगाई करना है, कोई फसल लगाना है फलों का, तो वहां पे क्या होता है कि एक बेसिन बना दिया जाता है, इस तरह का एक छोटा एरिया बना दिया जाता है। वहां पे आप पेड़ या उसके पौधे लगा जाते हैं, और वाटर सप्लाई से डायरेक्ट हर एक बेसिन में चैनल किया हुआ रहता है। मेन आपका वाटर सप्लाई से इस बेसिन में है, इस बेसिन को पूरा पानी देगा, वैसे ही इस बेसिन में पूरा पानी देगा, वैसे इस बेसिन में पानी देगा। तो ऑर्चार्ड जो होता है, ऑर्चार्ड मतलब फसल जो आपके फलों के लिए जो होता है, फूलों फलों के लिए, तो उसमें बेसिकली ये आपका बेसिन इरिगेशन की यूज होती है। अब एक इरिगेशन जैसे मैंने पहले ही बताया था, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सब सरफेस इरिगेशन, जहां पे पानी को, वाटर इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड एट द रूट जोन लेवल ऑफ द क्रॉप। जहां पे रूट जोन मतलब जो रूट लेवल है, वहां पे डायरेक्ट आप पानी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप एंड पंप। पाइप और पंप की वजह से की हेल्प से आप रूट जोन लेवल पे जो है पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रिप इरिगेशन। Sprinkler irrigation, we have already discussed, we will discuss it right now also. Sprinkler irrigation, in this method the water is applied to the land in the form of spray like rain. मतलब रेन की तरह आप इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पाइप होता है, पंप होता है और कनेक्टेड होता है। यहाँ पे एक होल रहेगा, ओपनिंग रहेगा, ये घूमता भी रह सकता है, हो सकता है ये स्टेशनरी हो, और ये पानी चारों तरफ आपका ऊपर से नीचे गिरेगा। तो इस तरह के इरिगेशन को कहते हैं हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये इरिगेशन भी बहुत फेमस है और इस इरिगेशन की इफिशियंसी भी बहुत ज्यादा है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। नाउ बेसिकली वी हैव कंक्लूडेड दिस irrigation technique. What are the basic irrigation techniques? जो भी अलग अलग irrigation techniques है, हमने बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली है। अब अगर आपको ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बीच में अगर मान लीजिए कोई डिफरेंस पूछ दे, तो दीज आर वेरी कॉमन इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन नॉर्मल सी बात है। आप देखिए कि ड्रिप इरिगेशन में जो पानी जो है रूट लेवल से ज्यादा आप डालते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, वो आप जो है पानी ऊपर से डालते हैं। ठीक है। दूसरा है क्या है, ड्रिप इरिगेशन में ड्रिप वाल्व प्रेजेंट होता है और इसमें स्प्रे गन्स प्रेजेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ पंप वो ऑपरेट करता है। इसमें रूट एरिया इज वेटेड बाय ड्रिप इरिगेशन। इसमें रूट एरिया नहीं, उसके फसल के ऊपर का पूरा एरिया, और वो टपक टपक के फिर नीचे जाता है। दिस इज द डिफरेंस। ड्रिप इरिगेशन में इवोपोरेशन लॉस कम होता है, नॉर्मल सी बात है।
और क्योंकि वो डायरेक्ट जो है रूट जोन लेवल में पानी जाता है, और स्प्रिंकलर इरिगेशन में इवेपोरेशन लॉस बहुत ज़्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो ऊपर से पानी आ रहा है तो ऐसे भी धूप रहेगा तो पानी बहुत ज़्यादा इवेपोरेट भी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इवेपोरेट भी होता है। इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, 90% इरिगेशन एफिशिएंसी है। इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी भी ज़्यादा है लेकिन इससे थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत इवेपोरेशन लॉस इसकी इफिशिएंसी को कम कर देता है। इरिगेशन इफिशिएंसी करने का मतलब है कि आपने कितना पानी प्रोवाइड किया फसल को, और कितना प्रोवाइड किया, लेकिन कितना पानी फसल यूज कर पाया अपनी डेवलपमेंट में, उसको बोलते हैं इरिगेशन इफिशिएंसी। अगर हमने 100 mm के डेप्थ का पानी फसल को प्रोवाइड किया और फसल को भी 100 mm की पानी मिला है अपना ग्रोथ के लिए, उसको बोलेंगे 100% इफिशिएंसी। अगर आपने 80 mm यूज कर पाया फसल, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 80 में 100, 80%। दिस इज ऑल अबाउट द इरिगेशन इफिशिएंसी। अब इसको ये देख सकते हैं कि विंड डज नॉट डिस्टर्ब ड्रिप पैटर्न। ड्रिप क्योंकि वो जमीन के अंदर रहता है, तो रेन डिस्टर्ब, बहुत तेज हवा चलेगी तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है, विंड में डिस्टर्ब स्प्रिंकलर पैटर्न, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम सैंड। सैंड की मतलब जरूरी नहीं है कि वाटर जो है वो सैंड फ्री हो। यहाँ पे इट इज नेसेसरी टू वाटर शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम सैंड। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका जो पंप है वो चोक हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ड्रिप इरिगेशन इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया, और इसमें बहुत जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो लार्जर एरिया को कवर कर सकता है। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजर आप इफेक्टिवली आप जो है डाल सकते हैं ताकि वो रूट लेवल तक पहुंचे। इसमें आप जो है सॉल्वेबल ऐसा फर्टिलाइजर डालेंगे जो कि पानी में अच्छे से घुल जाएगा, वही फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर और केमिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ड्रिप इरिगेशन और इस इरिगेशन का कहने का ये मतलब था कि डिफरेंस आपको ने जान लिया, एक ये अलग अलग मेथड का क्या है, फायदा क्या है, अलग अलग इरिगेशन टेक्निक्स क्या है। अब आपको एक लास्ट में इसके बाद एक पीडीएफ नोट भी आपके साथ एडेड किया हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। जो इरिगेशन टेक्निक्स हमने बताया उसकी पीडीएफ नोट्स भी एडेड की हुई है, यू कैन गो थ्रू एंड जो भी आपको पॉजिटिव कुछ पॉइंट्स लगते हैं तो यू कैन ऐड इट। नाउ I think this was all about the basic of introduction today. So very soon we will meet for another lecture. You can what you can do, you can start penning it down. आप अपने lecture को start कर लीजिए. Whatever notes has been provided on your Google Classroom, आप उसको Google Classroom से notes लेके note down कर लीजिए. And I'll provide this link on your YouTube also, and I will let you know if whatever video I will post on BCS software, मैं inform कर दूंगा ताकि आप वहाँ से भी उसको देख सकें। So this was all about the introduction of irrigation engineering. I hope you got, and we will have issues. We are having some internet problem, and in our coming lecture हो सकता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए। सो वी विल सी दैट आल्सो। और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए भी वी विल सी कि इलेक्ट्रॉनिक पैड वी हैव ऑर्डर्ड एंड वी विल गेट वेरी सून। तो अरेंजमेंट हो जाएगी, आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एंड जैसा भी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। नाउ आई थिंक आई शुड एंड दिस मीटिंग, एंड फॉर द नेक्स्ट क्लास आई विल इन्फॉर्म यू ऑन द व्हाट्सएप। कीप स्टडिंग। थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.